ये कॉमन थिंकिंग है कि जीएसटी रेट कट की वजह से सारी कंपनीज़ को फ़ायदा ही होगा, बट ऐसा नहीं है। जीएसटी रेट कट की वजह से डिमांड और बढ़ेगी क्योंकि अब सारा सामान जिस पे जीएसटी रेट कट हुआ है, वो रिलेटिवली सस्ता हो जाएगा। ये एक ठीक नैरेटिव है। बट कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जिनके मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए हैं इस जीएसटी रेट कट की वजह से। और 3 सितंबर को जिस दिन ये जीएसटी रेट कट अनाउंस हुआ था, वहाँ से कंपनीज़ का स्टॉक अराउंड 20 से 30% तक करेक्ट भी हो चुका है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, वो सीमेंट सेक्टर से आती है और उसका नाम है स्टार सीमेंट। जीएसटी सीमेंट पे पहले 28% लगता था, अब वो रेट कट के बाद 18% पे हो गया है। अब ये लॉजिकल थिंकिंग है कि पहले जिस पे 28% जीएसटी लगता था, अभी 18% लगता है, तो उसका प्राइस जो है मार्केट में वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। प्राइस कम होगा तो डिमांड आनी शुरू हो जाएगी और डिमांड आनी शुरू हो जाएगी तो कंपनीज़ को सेल ज़्यादा होगी तो रेवेन्यू बढ़ेंगे। बट इसमें एक कैविएट है, बहुत सारी सीमेंट कंपनीज़ को इंडियन गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है उनके एसजीएसटी के बेसिस पे। अब जो भी कंपनीज़ हैं सेटअप नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान में, गुजरात में या ऐसी यूपी में, बिहार में, जहाँ पे या तो सीमेंट प्रोड्यूस करना एक चैलेंज है या फिर वहाँ पे इंडस्ट्री ही नहीं है। तो ऐसी जगह जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बड़ी कंपनीज़ को इंसेंटिव देती है इन फॉर्म ऑफ एसजीएसटी। एसजीएसटी का रिबेट मिलता है। कहीं रिबेट मिलता है, कहीं ज़्यादा भी मिलता है एसजीएसटी के अमाउंट से। जैसे बिहार में 300% एसजीएसटी का अमाउंट मिलता है। तो अभी क्या हुआ ना कि जीएसटी के कट होने की वजह से 28% से 18% के होने की वजह से एसजीएसटी का अमाउंट भी कम हो गया। जब भी आप कोई बिलिंग करते हो किसी भी कस्टमर को, अगर वो स्टेट में कर रहे हो तो आप एसजीएसटी और सीजीएसटी में करते हो कन्वर्ट। तो पहले अगर 28% एसजीएसटी था जीएसटी था, तो उसमें 14% एसजीएसटी था और 14% ही सीजीएसटी था। अब क्या हुआ है कि ये 28% कम होके हो गया है 18%। तो एसजीएसटी का अमाउंट जो पहले 14% था, अब वो कम होके 9% पे हो गया है। तो ये जो 6% का जो ड्रॉप आया है इनके इंसेंटिव्स में, उसकी वजह से क्या हुआ है ना, इनका EBITDA जो है, इनका जो मार्जिन जो है वो कम हो चुका है और वो कम हुआ है अराउंड 150 से 200 रुपए के बीच में। और इसी वजह से मार्केट ने उसे करेक्ट किया और नेगेटिवली इसको लिया, उनके स्टॉक प्राइसेस को गिराया। बट अब जैसे-जैसे डिमांड आगे आएगी और रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, तो मार्केट इसे फिर रिवॉर्ड भी करेगा। और वही इस पूरे वीडियो का थीसिस भी है कि जो भी एबिटा मार्जिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आना था स्टॉक प्राइस में, वो आ चुका है। अब आगे चल के जो ग्रोथ आएगी, उसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस में आगे चल के एप्रिशिएट होगा वो। So before we go ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First, two are important. First is that I am a SEBI registered research analyst, and second, that Star Cement is not in my personal portfolio. अभी हम समझते हैं कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और पूरा बिजनेस वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेंट बनता है लाइमस्टोन से। अब लाइमस्टोन आपको माइन करना पड़ेगा। तो जो भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है उसके पास माइंस ज़रूर होगी लाइमस्टोन की। वो लाइमस्टोन वहाँ से माइन करके लाएगा अपने प्लांट पे। वहाँ पे फिर क्ले के साथ मिक्स करेगा। अब क्ले मिट्टी भी हो सकती है। 8:2 के रेशियो में मिक्स करेगा और उसे पाउडर के फॉर्म में बना लेगा। ये पाउडर का फॉर्म फिर क्या करेगा, वो पानी के साथ मिक्स करेगा। 65 पाउडर, 35 पानी और एक स्लरी बना लेगा। और ये स्लरी फिर नेक्स्ट फेज़ में जाएगी, जो कि एक क्लिन होता है। इस क्लिन में ये स्लरी जाएगी और ये क्लिन क्या होता है, गरम करता है उसे। जो गरम करेगा तो फिर गरम करके इसमें से जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर यहाँ से बनता है क्लिंकर्स। अब यहाँ पे गरम करने के लिए आप कोल यूज़ कर सकते हो, अल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ कर सकते हो, थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी यूज़ कर सकते हो। अभी क्या होता है ना कि यहाँ से जो भी हीट जनरेट हुई और वाटर जनरेट हुआ, वाटर से बनेगी स्टीम। अब स्टीम ये क्या करते हैं, रिकलेक्ट कर लेते हैं और एक एक टरबाइन होती है। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। इससे टरबाइन घुमाते हैं और यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो क्या होगा कि इनके और जो पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, वो यहाँ से बनी हुई टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो उससे यूज़ हो जाएगी। इससे क्या होगा, इनकी एनर्जी कॉस्ट कम होती है। देन आपके पास क्लिंकर आ जाएगा। ये क्लिंकर जो होते हैं ना, वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं टू मेक मैन्युफैक्चर सीमेंट।
अब हो सकता है कि किसी कंपनी के पास क्लिंकर की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्लिंकर मार्केट से खरीदेगा और फिर उसे जिप्सम में मिक्स करेगा या फ्लाई ऐश से मिक्स करेगा और उसके बाद उसे फाइन पाउडर के फॉर्म में ले आएगा और उससे हमें सीमेंट मिल जाता है। अब सीमेंट भी ना बहुत अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उस सीमेंट में कितना क्लिंकर मिक्स कर रहे हो। तो स्टार सीमेंट जो है वो 2 मेजरली प्रोडक्ट्स बनाती है, एक बनाती है ओपीसी और एक बनाती है पीपीसी। ओपीसी होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये यूज़ होता है हाई राइज़र्स में, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स में, जो भी डैम्स वगैरह बड़ी-बड़ी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उनके लिए। क्योंकि इसमें क्लिंकर की परसेंटेज जो है 95% है। इससे होता क्या है कि ये सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाता है। और एक दूसरा बनाते हैं जो है पीपीसी, जो है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब ये यूज़ होता है आपके घर बनाने में और सिंस ये रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स पे जाता है, रिटेल खरीदता है इसे, तो यहाँ पे मार्जिन्स भी ज़्यादा है। इसे बनाने का कॉस्ट भी कम है क्योंकि यहाँ पे क्लिंकर्स की भी रिक्वायरमेंट कम है, 65 टू 75% ही है। तो इस पे कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली कम है ओपीसी से और जो है इसमें मार्जिन्स ज़्यादा है। अब हमने देखा था कि हर सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री को 2 चीज़ें चाहिए, एक तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, दूसरी क्लिंकरिंग की मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। स्टार सीमेंट के पास 7.7 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है ग्राइंडिंग की। अब ग्राइंडिंग कैसे कर रहा है वो, ये क्लिंकर और ये जिप्सम को मिला के, फ्लाई ऐश को मिला के जो ये फाइन फाइन पाउडर बनाता है, इसे ग्राइंडिंग बोलते हैं। तो सीमेंट बनाने की उसकी कैपेसिटी है 7.7 मिलियन टन पर एनम और क्लिंकर बनाने की कैपेसिटी है 6.1 टन। अब इसकी इससे कम इसलिए है क्योंकि क्लिंकर की रिक्वायरमेंट भी कम है, 65 टू 75% ही है। और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा क्लिंकर बनता भी है, क्योंकि ये 100% एफिशिएंसी पे तो काम करते नहीं है, 60-75% पे ही करते हैं। तो अगर मान लो कि इन्हें क्लिंकर इनका ज़्यादा बन गया, तो ये क्लिंकर बाहर की मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में भी बेच देते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें रॉ मटेरियल क्या-क्या है? लाइमस्टोन एक रॉ मटेरियल है, देन जिप्सम ये एक रॉ मटेरियल है, एनर्जी एक रॉ मटेरियल है। इस क्लिंकर को ग्राइंडिंग यूनिट पे पहुँचाना, ये भी एक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा पार्ट होता है, एक फ्यूल कॉस्ट होती है। वो भी एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। तो ये 4-5 बहुत बड़े रॉ मटेरियल है, आगे चल के डिस्कस करेंगे हम कि इनके मार्जिन्स जो हैं वो इन पे बहुत डिपेंडेंट है। और इनका जो ब्लेंड मिक्स है ओपीसी और पीपीसी का, उसमें 16% अराउंड ओपीसी है, जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को बेचते हैं और अराउंड जो बाकी बचा 84% वो आपका पीपीसी है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि स्टार सीमेंट की ओवरऑल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है 7.7 मिलियन टन पर एनम। अब देखते हैं कि वो प्लांट है कहाँ-कहाँ पे। एक तो उनके सिलीगुड़ी में है। अब जीयू जो लिखा है मतलब ग्राइंडिंग यूनिट है। ग्राइंडिंग यूनिट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की होती है, इसलिए 2 मेट्रिक मिलियन टन पर एनम जो है वो सिलीगुड़ी में है। गुवाहाटी में है इनका 4 मिलियन टन का और लुमछौंग में है अराउंड 1.7 मिलियन टन पर एनम का। तो आप देखो कि 2 + 4 + 1.7 ये हो गया 7.7। इसमें इनकी क्लिंकरिंग वाली जो कैपेसिटी है ना, वो सिर्फ़ लुमछौंग में ही है और आप देखो यहाँ पे क्लिंकरिंग कैपेसिटी 6.1 मिलियन टन। ये जो लुमछौंग इंटीग्रेटेड यूनिट है, इंटीग्रेटेड मतलब यही है कि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं, क्लिंकरिंग भी कर रहे हैं और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। ये टीपीपी जो है वो थर्मल पावर प्लांट है इनका, 51 मेगावाट जनरेट करता है, इसकी एनर्जी है। ये एनर्जी यूज़ होती है क्लिन चलाने में, इनके सारे ग्राइंडिंग यूनिट चलाने में। अब ग्राइंडिंग के लिए आपको मशीन्स चाहिए, वो जो चलती हैं, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। देन ये वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से भी जनरेट करते हैं अराउंड 24.3 मेगावाट। जो हमने देखा था कि क्लीन से जो स्टीम निकलती है, वो टरबाइन घुमाती है, टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो अगेन इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके वो अपना और ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो क्या होता है, फ्यूल कॉस्ट कम होती है, क्योंकि ये जो कॉस्ट होती है ना, ये बहुत ही रिलेटिवली बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो ये बाहर से खरीदते हैं उससे, या फिर जो कोकिंग कोल जलाते हैं उससे। देन कंपनी बोल रही है ना, हम लोग और 2 प्लांट ला रहे हैं। एक तो ला रहे हैं हम सिलचर में, जो ग्राइंडिंग यूनिट का है, और एक जोरहाट ला रहे हैं। ये जोरहाट वाला तो हो गया बहुत डिले, तो FY 29 में आएगा। तो हम लोग इस पे फ़ोकस करते हैं जो सिलचर में आने वाला है, क्योंकि ये आने वाला है Q3 और Q4 इसमें आ जाएगा। ये 2 मिलियन टन पर एनम की जो कैपेसिटी है ना, ये अगले 2 क्वार्टर या अगले क्वार्टर से लाइव हो जाएगी। और ये लाइव हो जाएगी तो आप खुद सोचो कि 7 मिलियन टन की पहले थी, 7.7 और ये 2 मिलियन हो जाएगी, तो देखो आप 20% की कैपेसिटी, 20-30% की कैपेसिटी एनहांसमेंट हो रहा है। अब आप समझते हैं कि जो इंसेंटिव मिलते हैं वो कैसे मिलते थे।
कहीं भी किसी भी कंपनी को ना नेक्स्ट जो प्लांट लगाना है, उसकी स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो हेल्प करती है उस, क्योंकि अब ये इन्हें प्लांट लगाना है बिहार में या फिर इस मार्केट में लगाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ लगाए बिहार में, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, कहीं भी लगा सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं ना, इंसेंटिव देती हैं कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ लगाओ। तो क्या होगा कि, और नॉर्थ ईस्ट में इंसेंटिव इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन करना ही मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े प्लेयर्स कोई भी नहीं है। इनका जो सेकंड बेस्ट कॉम्पिटिटर है वो डालमिया सीमेंट्स है। तो देखो आप बड़े जायंट्स लाइक अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, उनकी इतना प्रेजेंस यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कम है। तो अब जो भी ये प्लेयर जाएंगे ना, अगर बिहार में जाएंगे तो बिहार में बिहार वाले इन्हें इंसेंटिव कैसे देते हैं? वो बोलेंगे यहाँ हम आपका एस का रिम्बर्समेंट कर देंगे। आप जितना भी एस कलेक्ट करोगे उसका, कुछ गवर्नमेंट बोलती है कि हम 100% कर देंगे, कुछ बोलते हैं हम आपको जितना भी एस कलेक्ट करोगे उसका 300% तक का रिटर्न कर देंगे। वो तब तक करते रहेंगे जब तक आपका, जितना आपने केपेक्स किया है उतना आप रिकवर नहीं कर लेते। कुछ बोलते हैं कि आपके 3 टाइम्स तक का केपेक्स आप रिकवर कर लेंगे, तब तक आप 300% जीएसटी का बेनिफिट मिलता रहेगा। कुछ गवर्नमेंट होती हैं जो कैपिटल सब्सिडी देती हैं, वो बोलती हैं कि आप जितना भी खर्चा करोगे उसका 15 से 30% तक हम आपको रिफंड कर देंगे। कुछ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो बोलती है कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी में कुछ एग्जाम्पन दे देंगे। कुछ बोलेंगे हम आपको जो लोन देंगे वो कम इंटरेस्ट पे दे देंगे। तो ये सब छोटे मोटे इंसेंटिव्स तो रहते ही हैं। देन आप समझो कि ये जो इंसेंटिव कम हुआ है जीएसटी रेट कट की वजह से, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं इन्हें। तो आप सीमेंट अगर 100 रुपये का बेचते हो तो इस पे आप 28% का जीएसटी भी लगाओगे, तो 28 रुपये जीएसटी हो गया। अब उसमें 14%, 14 रुपये जो है वो सी जी एस टी है, 14 रुपये जो है वो एस जी एस टी है। तो ये जो 14 रुपये का जो एस जी एस टी है ना, वो बिहार गवर्नमेंट बोलती है कि उसका 300% हम आपको वापस कर देंगे। तो मैं एक कंपनी हूँ, मैंने 14 रुपये बिहार गवर्नमेंट को दिए और वो उसने मुझे 42 रुपीज़ वापस कर दिए। तो मुझे टोटल फ़ायदा कितना हुआ? 28 रुपये का। अभी क्या हुआ है ना कि जीएसटी तो कट हो गया है, तो ये फ़ायदा भी जो इनका था ना, ये 28 रुपये, ये भी कम हो गया है। वो आगे देखेंगे कि कितना कम हुआ है और कैसे कम हुआ है। अभी स्टार सीमेंट को ना, इन दोनों प्लांट से, अब इन दोनों प्लांट के भी एक टेन्योर होता है कि कब तक मिलेगा ये आपको बेनिफिट इंसेंटिव। तो कुछ असम गवर्नमेंट बोलती है कि कुछ 7 साल तक मिलेगा, किसी को 10 साल तक मिलेगा, किसी को 15 साल तक मिलेगा। और इनका जितना केपेक्स किया आपने उतना मिलेगा। कोई बोलता है केपेक्स के 1.5 टाइम्स मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि इनकी कैसी टर्म्स रही हैं उस गवर्नमेंट से। लेकिन मोटा-मोटी ये समझने का है कि स्टार सीमेंट को 50 से 75 करोड़ रुपए पर क्वार्टर मिलता है एज़ एन इंसेंटिव अभी। क्योंकि इनकी एक क्लिंकरिंग वाली जो लुमशॉन्ग में कैपेसिटी थी ना 3 मिलियन टन की, वो भी लाई हुई थी। ये 6.1 है, पहले इनके 3 ही थी। पिछले साल फिर इन्होंने 3 मिलियन टन का क्लिंकरिंग प्लांट और लगाया। तो उस पे भी उन्हें इंसेंटिव मिल रहा है। इसी वजह से जो इनको जो इंसेंटिव मिला है, इनका फिगर जो है ये 50 टू 75 करोड़ के बीच में। साल में 220 लगभग 200 250 करोड़ तक का मिलता है इन्हें। तो अभी हमने देखा था कि बिहार में ये सारे इंसेंटिव्स चल रहे हैं। तो कंपनी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टेड है बिहार में जाने के लिए, अपने ईस्ट मार्केट को देखने के लिए। नॉर्थ ईस्ट वाला तो ये अपने इनसे कर लेगी। नॉर्थ ईस्ट में भी जो मार्केट है नॉर्थ ईस्ट का ना, वो अराउंड 14 मिलियन टन का है। ये खुद 7.7 मिलियन टन की खुद की कैपेसिटी है। तो ये मोटा-मोटी नॉर्थ ईस्ट का यहाँ से ही देख लेंगे, और जो ईस्ट में जो डिमांड है, वो बिहार से करेंगे। फिर क्या कर रहे हैं ना, ये राजस्थान गवर्नमेंट भी बहुत इंसेंटिव दे रही है। इन्होंने राजस्थान में भी सोचा है कि आगे चल के राजस्थान में भी एक सीमेंट इन्होंने एक्वायर कर ली है, वहाँ पे भी ये प्लांट लगाएँगे। अब इनकी जो इंसेंटिव है वो है कि किसी को 14 साल का मिलेगा, किसी को 15 साल का मिलेगा, किसी को 7 साल का मिलेगा। वो डिपेंडिंग अपॉन स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या पॉलिसी है उस पे। अभी देखते हैं कि जीएसटी रेट कट के इम्पैक्ट कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो उसका स्टार सीमेंट का चार्ट है। आप देखोगे ये वाला जो हाइलाइटेड मार्क है, वो 3 सितंबर को देखो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 298 रुपीज़ पे। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वहाँ से देखो आज तक ये गिर ही रहा है स्टॉक प्राइस। और ये गिर इसलिए रहा है क्योंकि मेजर रीज़न इसका यही है कि जो इंसेंटिव इन्हें मिल रहे थे, वो आगे चल के अब हो जाएँगे कम, और उससे एबिटा हो जाएगा इनका कम। देखते हैं वो कैसे? देखो जीएसटी रेट जो था पहले सीमेंट पे वो 18% था, 28% था, अब 18% हो जाएगा। तो एसजीएसटी का आप ड्रॉप देखो 14% से 9% हो गया, ये 5% का ड्रॉप हो गया। बिहार में 300% ऑफ 14% एसजीएसटी मिलना था, तो ये 42% का बेनिफिट था। ये कम होके 42% से 27 का हो गया, जो कि 15 परसेंटेज पॉइंट्स कम है। अभी क्या था ना कि ये बिहार में सोच रहे थे कि इनका 1700
पर टन के बेसिस पे रियलाइज़ेशन होगा। और ये जीएसटी के ड्रॉप होने की वजह से ना इनका जो है 150 से 200 रुपए तक का लगभग एबिटडा कम हुआ है। इससे क्या होगा कि पहले ये जो भी इनको इंसेंटिव मिल रहा था, मान लो 3 टाइम्स ऑफ इनका केपेक्स मिलना था, वो अगर ज़्यादा सेल करेंगे वहाँ पे, तो स 5 साल में कर लेते। अभी ये इंसेंटिव तो उतना ही है 3 टाइम्स ऑफ इनका केपेक्स, लेकिन ये रिकवर जो है ना, वो अब 5 साल में ना करके 8 साल में, 9 साल में कर पाएँगे, उस अमाउंट को रिकवर। तो क्या हो गया कि इनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि कितना कैगर से मतलब आप अपना ये पैसा जो है वो रिकवर कर लोगे, कितने पे ज़ीरो पे आ जाओगे, जब आपका नेट प्रॉफ़िट जो है आपने जितना भी खर्चा किया और कितना रेवेन्यू या प्रॉफ़िट उससे जनरेट किया, वो ज़ीरो पे आ गया, तो वो आईआरआर होता है। तो वो भी क्या है कि वहाँ से कम हो गया है। मैनेजमेंट ने बोला है कि हमें 130 से 150 रुपए तक पर टन के बेसिस पे इनका इम्पैक्ट होगा। वैसे बोला है कि हमें केपेक्स जितना कर रहे हैं और जो भी हमें इंसेंटिव मिला था, हमें मिलेगा उतना ही, बट अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा जितना अभी तक मिल लग रहा था। और यही मैनेजमेंट ने क्लैरिफ़ाई भी किया कि पहले 5 साल में लगता था, अब वो एक्सटेंड हो गया 6 से 7 साल और लग जाएगा। न्यू कैपेसिटीज़ जो भी आने वाली हैं, स्टार सीमेंट की, उस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हमें पता है कि सिलचर में तो इसी साल लाइव हो जाएगी। तो ये जो कैपेसिटी है, आगे चल के जो रेवेन्यू ग्रोथ आने वाली है, वो इसी प्लांट से आने वाली है सिलचर वाले से। मैनेजमेंट ने बोला है कि जोरहाट में और आएगी, बिहार में आएगी, एक राजस्थान में आएगी और एक और ये उमरांचू में क्लिंकरिंग का प्लांट लगा रहे हैं, वहाँ से आएगी। वो आगे चल के राजस्थान और उमरांचू वाला मैं आगे डिस्कस करूँगा। इम्पोर्टेंट देखने का ये है कि ये कैपेसिटी 2-2 मिलियन टन पर एनम तीनों ही जगह पे लगाएँगे ये। ये Q4 ऑफ FY 26 तक लाइव हो जाएगी। जोरहाट वाला FY 28 में ही होगा, बिहार भी FY 28-29 में होगा। तो ये मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि ये जोरहाट वाला तो 1 साल डिले हो गया है, तो ये FY 29 में ही होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की ये है कि इनकी स्टेडी स्टेट में जब ये फुल यूटिलाइज़ेशन पे चलेगा, तो ये रेवेन्यू अराउंड 1100 करोड़ यहाँ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 1100 करोड़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलचर और जोरहाट में जो रियलाइज़ेशन पर टन है वो 6000 रुपए तक का है। बिहार में थोड़ा कम है। इसलिए इंसेंटिव भी दे रहे थे, क्योंकि बिहार में आपका सेल प्राइस कम होगा, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा आके बिहार में लगाने के लिए। इसलिए बिहार गवर्नमेंट 300% इंसेंटिव देती है। तो मोटा-मोटी FY 29 में मुझे प लग रहा है कि 3000 करोड़ तक का इन प्लांट से रेवेन्यू जनरेट मैं कर सकता हूँ। और जो राजस्थान में भी लाइव होगा, उससे भी और होगा, और ये उमरांचू में जो क्लिंकरिंग लगा रहे हैं, वो भी उससे भी फ़ायदा होगा। तो वो आगे चल के देखेंगे। हमने ये देखा कि नेक्स्ट FY 29 तक तो 3,000 करोड़ रुपए यहाँ से एडिशन होगा। अभी करंटली ये 3,500 करोड़ ही करते हैं। तो आप देखो कि 3 साल में और 3,000 करोड़ का और होगा। राजस्थान का प्लांट मैं अभी हटा रहा हूँ। तो लगभग 20-25% की कैपेसिटी में ग्रोथ आ जाएगी 3 सालों में। ये सारी कैपेसिटीज़ हैं जो FY 30 तक लाइव हो जाएँगी। इसमें सिलचर वाली तो इसी साल हो जाएगी। इस साल अब इस साल में इनका रेवेन्यू पोटेंशियल तो 1000 करोड़ है, बट फर्स्ट ईयर में ये 100% अपने यूटिलाइज़ेशन में तो पहुँचेगा नहीं। तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर FY 27 में, यहाँ से अराउंड 600-700 करोड़ मिल जाएगा, और उसके आगे चल के ये फिर 1200 करोड़ तक, मतलब अपने पीक यूटिलाइज़ेशन पहुँचेगा तो ये 1100-1200 करोड़ कर देगा। तो नेक्स्ट ईयर 700 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़। ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ में कैसे एडिशन होगा इस प्लांट को लेके। बाकी आप जोरहाट का ये प्लांट देखोगे, ये आएगा लेट FY 28 और 29 में इस उमरांचू के साथ। ये क्लिंकरिंग का है, अब इतनी सारी ये कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं ग्राइंडिंग की, तो क्लिंकर भी चाहिए ही है इन्हें। तो उसके लिए ये उमरांचू में आएगा इनका 3 मिलियन टन का प्लांट, जो कि आपका बिहार को भी सपोर्ट करेगा और जोरहाट वाले को प्लांट को भी सपोर्ट करेगा। फिर बिहार में एक 2 मिलियन टन की आएगी। अब वो आएगी तो वो भी 1000 करोड़ तक का, लगभग 900 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू दे पाएगी। राजस्थान में भी क्लिंकरिंग इंटीग्रेटेड यूनिट है ये। क्लिंकरिंग भी है और ग्राइंडिंग भी है। अब राजस्थान में इन्होंने लाइमस्टोन की माइन जो है एक्वायर कर ली है जैसलमेर में। और बहुत सारे सीमेंट प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे करी है। वहाँ से 4 लगभग 2000 करोड़ तक का यहाँ से आएगा। देन हरियाणा में इन्हें 2 से 3 मिलियन टन की एक और लगाएँगे, तो यहाँ पे भी 1000 करोड़ आएगा। तो आप ये कैलकुलेट करो, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़, और यहाँ से एक और हज़ारों करोड़ और, तो लगभग-लगभग 6-7 हज़ार करोड़ FY 30 तक ये
कैपेसिटी ऐड कर लेंगे, रेवेन्यू पोटेंशियल ला सकते हैं 7,000 करोड़ तक का, 6 से 7,000 करोड़ तक का और एडिशन हो सकता है। और अभी कितना कर रहे हैं वो 3,500 करोड़। तो आप देखो कि टोटल मिला के ये 3,000 से FY 30-31 में 10,000 तक करोड़ तक का कर लेंगे। तो लगभग लगभग 3 टाइम्स हो रहा है इस पूरे कितने सालों में, कम से कम 5 सालों में 3 टाइम्स हो रहा है। तो आपका कैगर बना अराउंड लगभग लगभग 20% तक का आपका कैगर बन गया। अभी इम्पोर्टेंट देखो आप कि Q2 ऑफ FY 26 में इन्होंने वॉल्यूम किया अराउंड 11.73 लाख, ये क्वांटिटी है। और लास्ट साल के इसी क्वार्टर में इन्होंने 9.77 किया था। ये ग्रोथ है कितना 20% की, वॉल्यूम ग्रोथ है 20% की, और देखो रेवेन्यू ग्रोथ है 26% की। इसका क्लियर साइन है कि यहाँ पे आपका सीमेंट का प्राइस भी बढ़ गया होगा, क्योंकि अगर सीमेंट का प्राइस सेम रहता तो यहाँ पे 20% की होती, यहाँ पे भी 20% की होती। अब सीमेंट का प्राइस थोड़ा बढ़ गया है तो यहाँ पे 26% की ग्रोथ आई है। अब क्या था ना, लास्ट ईयर इनका जो 3 मिलियन टन का क्लिंकरिंग वाला जो था प्लांट, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, ये चला ही नहीं पा रहे थे, उसमें बार बार शट डाउन हो रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ ना, इन्हें क्लिंकर बाहर से खरीदना पड़ता था। क्लिंकर बाहर से खरीदना पड़ता था ना, तो उसकी वजह से क्या होता था, वो एडिशनल कॉस्ट हो गया इनका। क्लिंकर ये बाहर से खरीद रहे हैं तो आप देखोगे इनके एबिटडा लास्ट ईयर सिर्फ 97 करोड़ था, इस बार 194 करोड़। तो देखो इस एबिटडा में भी आप 100% तक की ग्रोथ देख रहे हो। इसी वजह से आप देखो कि इनका पैट भी कितना कम है एज कम्पेयर टू इस साल। वो इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर इनको क्लिंकर बाहर से खरीदना पड़ गया था, और थोड़ा इनके प्राइस भी कम थे सीमेंट के। तो ओवरऑल इनका जो पैट था वो बिल्कुल ही खत्म सा हो गया था, देखो 6 करोड़ पे आ गया था। इस साल पैट जो है वो अराउंड 71 करोड़ से, और एबिटडा पर टन देखोगे तो आप 995 पे चला गया था, अभी 1650 है। ये पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट। 1650 इज अ गुड एबिटडा पर टन। आप देखोगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि इनके कॉस्ट में आते हैं वो देखते हैं। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यही होता है कि अगर आपको अपना क्लिंकर यहाँ से वहाँ ग्राइंडिंग यूनिट पे भेजना है, तो ग्राइंडिंग यूनिट से अपना माल सीमेंट डीलर पे भेजना है, तो आपका लीड डिस्टेंस कितना, लीड डिस्टेंस होता है कि सीमेंट बिकने तक कितना उसे ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो वो देखो आप 231 किलोमीटर्स हो गया, ये थोड़ा बढ़ गया, ये थोड़ा कम, मतलब अच्छा फिगर नहीं होती है बढ़ना। बट ठीक है, इन्होंने अपना रेल कोफिशिएंट भी बढ़ा लिया। अब रेल, पहले ये रोड से ट्रांसपोर्ट करते थे, अब ये रेल से भी कर रहे हैं। देखो 5% से 9.6% पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि रेल का पार्ट बढ़ गया। रेल जो है सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एज कम्पेयर टू रोड। देन ये जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है आप देखोगे, ये भी रिलेटिवली स्टेबल है, बढ़ नहीं रही है। तो दिस इज अ गुड साइन कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट मेरी कम हो रही है, स्टेबल हो रही है, तो दैट इज अ गुड साइन। सिमिलरली पावर में देखो, पावर में क्या है ना कि इन्हें वही क्लेम चलाने के लिए कोल यूज़ करना पड़ेगा। कोल आप बाहर से खरीदेंगे तो उसका खर्चा होगा। खर्चा देखो आप, ये भी मोर और लेस मेंटेन्ड ही है। वो मेंटेन्ड इसलिए है क्योंकि क्योंकि ये क्या है ना कि इनका जो इन्होंने वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम बनाया था, उससे देखो आप 25% तक का एनर्जी ये है, ये बना पा रहे हैं। देन इनकी फ्यूल कॉस्ट जो है वो ओवरऑल कम हो रही है। 1.5 ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पे निकालते हैं। पहले 1.5 थी, अब 1.3 पे आ गई। दिस वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री। वो इसलिए हो रही है क्योंकि पहले ये कोल का बहुत यूज़ करते थे, अब कोल को ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बायोफ्यूल से। तो देखो आप, ये TSR जो होता है ना, वो थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट होता है। थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट यही होता है कि आप कोल को हटा के किसी और चीज़ को यूज़ करें जो कि सस्ती हो। तो ये जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, आपका फ्यूल कॉस्ट कम होता रहेगा, फ्यूल कॉस्ट कम होता रहेगा, तो ओवरऑल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट आपका ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, जबकि आपके वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। ये एब्सोल्यूट फिगर। फिर उन्होंने ग्रीन एनर्जी अब सोलर से भी हो सकती है, तो वो भी बढ़ रही है। तो ये भी इज़ अ गुड साइन। खुद से पावर जनरेट कर रहे हैं, और सोलर पे तो गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है ही, क्योंकि बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है सोलर टेक्नोलॉजी में भी। इन्वेस्टमेंट थीसिस देखते हैं अभी क्या है। हमें पता है कि सिलचर वाला प्लांट लाइव होने वाला है, ये Q4 में लाइव हो जाएगा। कुछ रेवेन्यू FY 26 में सिलचर वाले प्लांट से आएगा, और FY 27 में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये अपने 40-50% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चला जाएगा। वहाँ से 700 से 800 करोड़ तक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यहाँ से होगा। देन FY 28 में फुल कैपेसिटी पे चला जाएगा और 1000 करोड़, 1000 से 1100 करोड़ तक का कर पाएगा। बिहार मैं नहीं मान रहा कुछ होगा, अज्यूम कर रहा हूँ ये 400 करोड़ मैंने ऐसे ही
समझा कि बिहार शायद FY 28 में शुरू हो जाएगा, तो आखिरी क्वार्टर में अगर ये 400 करोड़ कंट्रीब्यूट कर पाए, बट इसे मैं अभी नहीं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देन FY 29 में जाके मुझे थोड़ा बिहार से भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जोरहाट से भी मिलेगा और FY 30 में जाके फिर राजस्थान से भी मिलने लगेगा। थोड़ा सिम्प्लिफिकेशन के लिए मान के चलते हैं सिर्फ FY 27 और FY 28 का ही अभी तक करके देखते हैं, क्योंकि 2 साल के बाद क्या होगा, कुछ होगा, वो हम लोगों को इतना गेज नहीं कर सकते। अज़्यूम करो कि FY 27 में तो ये एक्चुअल नंबर्स हैं, 3163 इनका वो था रेवेन्यू। इस साल प्राइस अच्छे हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये इस पे भी 15% का ग्रोथ कर लेंगे, जो कि करंट कैपेसिटी से है। प्लस एडिशनल कैपेसिटी से कर लेंगे 183 या 200 करोड़ लगभग, वहाँ से लगभग 3700 करोड़ तक का कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अज़्यूम करा कि FY 26 में भी सेम ही रहेगा, लेकिन रहेगा नहीं, क्योंकि 2 क्वार्टर्स में इन्होंने अच्छी ग्रोथ करी है और प्राइसेज़ भी अच्छे थे, तो यहाँ पे 3500 करोड़ तो उन्होंने कर ही लिया है। 3500 करोड़ प्लस 200 करोड़ और, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ 3700 करोड़ हो जाएगा, तो इस साल की भी ग्रोथ लगभग आपको 20% तक की मिल जाएगी। फिर अगेन उसके बाद ये देखो 800 करोड़ मिलेगा यहाँ से, तो ये 800 करोड़ से भी लगभग 20% की ग्रोथ वहाँ से 3700 से 4200 पे भी मिलेगी, तो थोड़ी ग्रोथ वहाँ पे भी मिल जाएगी। ये फिगर्स में मैंने ना अज़्यूम करा है कि जो बेस है वो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली में बेस अब बढ़ चुका है। तो इस साल के एंड तक ये लगभग 20% की ग्रोथ करेंगे और नेक्स्ट ईयर भी ये 700 करोड़ और ऐड होगा, तो वहाँ पे भी ये थोड़ा और ग्रोथ करेंगे 20% तक की। वो देखेंगे आगे चल के जब हम रेवेन्यू फोरकास्ट करेंगे तो। लेकिन समझने की चीज़ ये है कि इन कैपेसिटी की लाइव होने की वजह से एक्स्ट्रा ग्रोथ आ रही है और एक्स्ट्रा ग्रोथ भी 15-20% के वो टैंडम में आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि ये अपने नॉर्थ ईस्ट में तो लीडर हैं। उनके पास 24-25% मार्केट शेयर है वहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट अभी भी ग्रोइंग मार्केट है। 8-9% से नॉर्थ ईस्ट का मार्केट ही ग्रो कर रहा है। तो 8-9% का मार्केट ये लेंगे, कुछ उसमें से ये भी लेंगे, तो इनका अज़्यूम करते हैं कि 5-6% तक की नॉमिनल ग्रोथ वहाँ से आती रहेगी। फिर इनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, अभी 6 मिलियन टन की थी, से 10 मिलियन टन हो जाएगी। अभी 7.7 थी, उससे 10 हो जाएगी। फिर बोल रहे हैं FY 30 तक अराउंड 20 तक 18 तक तो चली ही जाएगी इनकी। तो आप देखो कि नेक्स्ट 5-6 साल के इनके पास ग्रोथ प्लान्स हैं और नेक्स्ट 2 साल में भी इनकी ग्रोथ आ रही है अच्छी। फिर कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा इन्हें, नॉर्थ ईस्ट से मिलेगा, बिहार से मिलेगा, देन राजस्थान से भी मिलेगा। और जो भी ये अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं रेलवे में, तो उससे कॉस्ट भी कम होती है। रेलवे मिक्स बढ़ा रहे हैं, मतलब रेलवे से ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करेंगे। देन अल्टरनेटिव फ्यूल रिसोर्सेज ढूँढ रहे हैं, मतलब थर्मल को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो फ्यूल कॉस्ट कम हो रही है। फिर हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में जो डबल डिजिट या फिर 8-9% तक की ग्रोथ हो रही है, वो भी एक अच्छा सिग्नल है कि यहाँ से ग्रोथ जो होगी कंटिन्यू रहेगी, डिमांड वीक नहीं रहेगी आगे चल के। और जो स्टार सीमेंट है ना, वो एक अभी तक तो नॉर्थ ईस्ट का ही प्लेयर था, और वो फाइनली जाके एक पैन इंडिया प्लेयर होगा। तो एक एक जो वैल्यू, ये इनकी जो पीई है ना, उसकी भी री-रेटिंग होने के चांसेस बनते हैं। अभी हम रेवेन्यू फोरकास्ट करते हैं FY 26 का, 27 का और 28 का। तो मेजर रहेंगे FY 26 और FY 27, फिर देखेंगे आगे चल के कि FY 28 में क्या होता है। हमने देखा था कि 3500 करोड़ तो ये अपने करंट कैपेसिटी से इस साल कर देंगे, और मैं मान के चल रहा हूँ कि 200 करोड़ लगभग ये अपने सिल्चर वाले प्लांट से करेंगे। तो लास्ट ईयर ये अराउंड 3163 करा था, उस पे 3830 इस साल ये क्लोज करेंगे 3800 पे, जो 20% की ग्रोथ है। प्लस सिल्चर वाला प्लांट फिर नेक्स्ट ईयर जो होगा वो अराउंड 700-800 देगा। तो 700-800 आप वहाँ से वॉल्यूम मतलब रेवेन्यू ऐड कर दोगे, तो वहाँ 18% तक की ग्रोथ है। इन्हीं दोनों साल पे फोकस करते हैं, कि ये इन्वेस्टमेंट थीसिस भी इन्हीं दोनों साल पे फोकस करती है। और आप इससे देखो कि इस पूरे पीरियड में ना इन्हें क्लिंकरिंग वाले प्लांट में प्रॉब्लम आ गई थी, तो क्लिंकर बाहर से खरीदने पड़े थे, तो एबिटा मार्जिन जो है यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इनके प्रीवियस एवरेज, जो कि 22% पे है। तो मैंने आगे चल के भी अज़्यूम करा कि 22% पे ऑपरेट करेंगे। उससे जो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है ना, वो देखो 313 करोड़, इसमें मैंने डेप्रिसिएशन बढ़ा दिया नए प्लांट का, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ा दिया। जो नए प्लांट पे इंटरेस्ट लिया होगा, इन्होंने लोन लिया होगा, उस पे जो इंटरेस्ट लगा है वो। तो उससे जो पैट निकल के आया 313 करोड़ निकल के आया, जो कि 1836% ज़्यादा है फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर या लास्ट ईयर। सिमिलरली यहाँ पे 30% ज़्यादा है। तो आप इससे ना अगर ईपीएस निकालोगे और उसे अगर 30 का प्राइस टू अर्निंग्स दोगे ना अराउंड, तो आपको एक
प्राइस मिलता है 233 और नेक्स्ट ईयर देखोगे तो आपको मिलता है 301 रुपीज़। अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है? 215 216 रुपए के अराउंड चल रहा है प्राइस। और आप आगे देखो कि इन दोनों ईयर में 215 से 233 से लेके 300 तक का एक बैंड है आपके पास आगे एक इसका स्टॉक प्राइस इस बैंड में होवर करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर यहाँ से इनके मार्जिन्स वगैरह और इम्प्रूव होते हैं तो ये पीई जो है ना इनका और एक्सपांड हो सकता है, 40 मिल सकता है। तो ये जो टारगेट प्राइस होगा वो अपने आप आगे चल के बढ़ जाएगा। अभी क्वार्टरली फोरकास्ट देखते हैं। अभी Q2 तो हो चुका है, हमें आपको यहाँ तक के नंबर्स पता है। आगे के नंबर्स हम लोगों ने एस्टिमेट करे हैं। इसमें देखो कि आप सेल्स ग्रोथ जो है वो हायर डबल डिजिट टीन्स में भी 21%, 15%, 29%। आगे चल के ये एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुझे। सिमिलर इनके पैट में भी एक डिसेंट ग्रोथ है। अब आप देखोगे कि आगे चल के FY 27 तक तो डबल डिजिट की मुझे सेल्स की ग्रोथ मिल रही है, तो मुझे पता है कि आगे चल के बहुत अच्छा चांस है इस स्टॉक प्राइस को आगे बढ़ने का। FY 28 में एक डी-ग्रोथ आ सकती है, तो हम लोगों को एक कॉल लेना पड़ेगा 12 से 15 महीने के बाद कि हाँ, अगर वहाँ पे डी-ग्रोथ आ रही है तो मुझे स्टॉक में बना रहना है या नहीं बना रहना। लेकिन अभी तो चल के मुझे लग रहा है कि पूरे 1 डेढ़ साल तक डबल डिजिट की अच्छी ग्रोथ है। अभी एंटीथेसिस और रिस्क डिस्कस करते हैं। ये क्या है, हमारी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी के पार्ट है। इसमें से कोई भी पॉइंटर हिट हो जाता है ना, तो हमें कॉल लेना पड़ेगा कि स्टॉक में बने रहना है, नहीं रहना है। ये हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि एक आइडिया रहे कि आगे चल के हमें किन-किन चीज़ों को ट्रैक करना है। अगर वो बहुत ऑफ रिकॉर्ड जाती हैं या फिर रेवेन्यू एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट होता है कि देखना कि क्यों ड्रॉप हुए हैं और इन कोई पर्टिकुलर कारण की वजह से ड्रॉप हुए हैं ना, तो हमें डिसीज़न लेना है फिर कि हमें उस स्टॉक में बने रहना है, नहीं रहना है। क्योंकि आपको पास डेली कुछ ना कुछ उस स्टॉक के बारे में न्यूज़ आएगी। अब एक इन्वेस्टर का काम ये होता है कि कौन-सी न्यूज़ इग्नोर करनी है और कौन-सी न्यूज़ को भाव देना है और उस पे एक्ट करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी जो पॉइंटर्स हैं ना, वो पॉइंटर्स हैं जिस पे एक्ट करना है। अगर ये हिट हो जाते हैं तो फिर आपको कॉल लेनी है कि मुझे इसमें बने रहना है या एग्ज़िट करना है। अब सबसे देखो आप इसके एबिटा मार्जिन्स जो है ना, वो इम्पोर्टेंट रिलाय करते हैं अपने इंसेंटिव्स पे। अभी बिहार गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि हम 300% जीएसटी दे देंगे, लेकिन बाद में नहीं दिया, रोल बैक कर ली अपनी पॉलिसी। तो फिर अगेन जिसने प्लांट लगाया वो तो वो फिर उसको लॉस लेना पड़ेगा, एबिटा का लॉस है यहाँ पे। उसके 130 से 150 के एबिटा का रुपए का लॉस है। फिर वो इनके एबिटा मार्जिन्स को कम कर देगा तो अगेन मार्केट उससे अच्छा नहीं लेगा और करेक्ट करना शुरू कर देगा। देन फ्यूल कॉस्ट भी ना 35% का ओवरऑल कॉस्ट रहता है इनका। तो अभी क्या करते हैं ये कि कोक को रिप्लेस कर रहे हैं अल्टरनेटिव फ्यूल से। उसकी ना अवेलेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट में बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। तो और अगर कोल के प्राइसेज़ भी बढ़ जाएँ, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा कि फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगा। फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो अगेन वो हिट करता है। लगभग-लगभग देखो आप हर 0.1 किलो कैलोरी के इंक्रीज़ पे इनका एबिटा जो है वो 60 70 से ₹100 पर टन गिर जाता है। देन इनका जो सारे वॉल्यूम्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं अभी तक। 70 टू 80% जो वॉल्यूम्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो गया, फ्लड आ गया, मानसून आ गया। तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि बहुत सिक्लिकैलिटी रहती है बिज़नेस में, तो वॉल्यूम्स नहीं आते। इसलिए वो अब de-risk कर रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं और राजस्थान में भी जा रहे हैं। अभी क्या है ना कि नॉर्थ ईस्ट बहुत सेक्लूडेड मार्केट है इंडिया से, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स नहीं थे, डालमिया ही था मोस्टली। अभी क्या है कि अल्ट्राटेक, नोवोको, अडानी ये सब भी आ रहे हैं कॉम्पिटिशन में। तो इनको जो रियलाइज़ेशन मिलता था ₹6000 पर टन का, वो फिर कम होने लगेगा क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिशन आ गया, प्राइस वॉर पे चले जाएँगे सब लोग। तो वो वहाँ से कम हो सकता है। देन इनका एग्ज़ीक्यूशन रिस्क देखना पड़ेगा। सिलचर में इन्होंने बोला था और जोरहाट में बोला था प्लांट लगाएँगे। सिलचर वाला तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन बोला इन्होंने कि जोरहाट अब डेफ़र हो गया 1 साल के लिए। अब इसकी वजह से जो भी इनके जो प्लान्स थे, वो कैश फ्लो में जो प्लान्स थे इन्होंने जो भी लिया था, उसकी वजह से उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा है वो चीज़। और फिर इनके जो कैश फ्लोज़ थे वो थोड़े से ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये ऐसा डिफरमेंट दोबारा नहीं हो रहा और ये जोरहाट वाली फैसिलिटी टाइम पे आएगी, नहीं आएगी। क्योंकि ये सब लगाने के लिए इन्होंने डेट लिया है, डेट का पेमेंट भी तो करना है ना। तो वो उससे जितनी जल्दी लाइव कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है। देन हमें पता है कि इन्हें इंसेंटिव्स मिलते हैं, रिफंड मिलते हैं गवर्नमेंट से। अभी वो रिफंड ना टाइम ही मिल जाए तो फिर इनको वर्किंग कैपिटल मैनेज करना आसान होता है। अभी उन्होंने बोल तो दिया रिफंड मिलेगा, 2 साल बाद जाके रिफंड मिल रहा है उसका तो फिर आपकी ऑटोमैटिकली वर्किंग कैपिटल
वर्किंग कैपिटल जो है वो फँस जाएगी 2 साल के लिए और उससे फिर एक रिस्क रहता है। हमने देखा था कि इनकी मोस्ट ऑफ जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो रोड से होता है। अब रोड से होगा तो और हाई लीड डिस्टेंस है 250-200 किलोमीटर लगभग इन्हें जाना है। तो फिर कोई भी फ्यूल हाइक होता है तो प्रॉब्लम आती है, कॉस्ट बढ़ती है या फिर रोड ब्लॉक होता है तो डिलेज़ हो जाते हैं उसमें। तो वो एक रिस्क रहता है कि ये वहाँ से रेल में चले जाएँ तो बेटर है इनके लिए क्योंकि वहाँ पे टाइमली डिलीवरीज़ भी हो जाएँगी और कॉस्ट भी कम लगेगी। देन इनका जो लाइमस्टोन है ना नॉर्थ ईस्ट में वो उसकी जो क्वालिटी है वो उसके ग्रेड के इश्यूज़ है। उसमें थोड़ा-सा ना आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, सिलिका और एल्यूमिना का। तो वो भी देखना पड़ेगा कि ये कैसे उसे मैनेज कर रहे हैं, जो नए न्यू मरांगसो में जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, क्लिंकर वाला, उस वो भी डिपेंड करता है कि उसकी माइन की ग्रेड कैसा है। अच्छा ग्रेड है तो फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए, आगे चल के प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है, उसे फिर आपको क्लीन करना पड़ेगा। देन पूरी बिज़नेस सिंस आप बहुत ज़्यादा कोल यूज़ करते हो अपने क्लीन चलाने के लिए, कार्बन इंटेंसिव है तो गवर्नमेंट ने बोले कि आप अपना कार्बन क्रेडिट्स खरीदो, तो वही अगेन अगेन और प्रेशर आ जाएगा। इनको उसपे EBITDA पे प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। देन अगेन नॉर्थ ईस्ट में जो है ना डिमांड डिपेंड करती है, अगर बहुत ज़्यादा मानसून हो गया तो डिमांड ही स्लो डाउन हो जाएगी, डिमांड स्लो डाउन हो जाएगी तो अगेन इन्हें वॉल्यूम्स नहीं आएँगे तो अगेन इनका रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा और फिर EBITDA भी इम्पैक्ट हो सकता है अगर इन्हें फिर वहाँ पे डिस्काउंट देना पड़े तो। अभी तक क्या हो रहा था ना नॉर्थ ईस्ट में डबल डिजिट की ग्रोथ हो रही थी और ये डबल डिजिट की ग्रोथ हमेशा तो होती नहीं रहेगी, तो आगे चल के हो सकता है कि ये फिर नॉर्मलाइज़ हो 5-6% पे आए और इनका 80% बिज़नेस वहीं होता है। वहाँ पे अगर स्लो डाउन होगा तो ओवरऑल इनके पूरे ग्रोथ में भी स्लो डाउन हो सकती है आगे चल के। देन इनके जो इक्विटी डायल्यूशन है, फंड रेज़िंग की भी बात कर रहे थे आगे चल के अपना राजस्थान का एक्सपेंशन करने के लिए। उससे क्या होगा कि अब ईपीएस का भी डायल्यूशन होगा। तो वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना डाइल्यूट हो रहा है और उसके एक्सपेंशन के बाद क्या ईपीएस बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सेम रहेगा तो फिर इन्वेस्टर्स को कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से। फाइनली दीज़ आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। ये मेरे स्मॉल केसेज़ हैं। यू कैन चेक देम आउट ऑन माय स्मॉल केस साइट या फिर मेरी इस साइट पे भी ये स्मॉल केसेज़ लिस्टेड है, तो आप देख सकते हो। एंड माय चैनल इज़ फेयरली न्यू, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।